हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि अब कंटिन्यू वीडियो आपको मिलता रहेगा और लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई जो है वह बाधित नहीं होगी। भले कोचिंग और कॉलेज वगैरह बंद हो, लेकिन आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एडू सर्कल के माध्यम से आप हमेशा अपने चीज़ रिलेटेड थिंग्स जो है वह सीखते हुए चलेंगे। तो उसी के अनुसार मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आ गया हूँ। कल मैंने एक वीडियो दिया था, अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, पैसिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट, बाई डायरेक्शनल एलिमेंट, लीनियर एलिमेंट, इन सभी के बारे में अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इसको देख लेंगे, लास्ट वीडियो को देख लेंगे, उसमें मैंने सारी जानकारी जो है वो डिटेल में दी है। अब आज इस वीडियो में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज इस वीडियो में हम लोग कैपेसिटर, इंडक्टर और रेसिस्टर, इन तीन चीज़ों के लिए हमको जितना भी फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, एग्जाम आपके यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के एग्जाम से लेकर आपके कंपटीशन के एग्जाम तक जितने भी फॉर्मूला और कंसेप्ट की आपको आवश्यकता पड़ती है, उन सभी चीज़ को मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बता देने वाला हूँ। तो मैंने ऑलरेडी पहले लिख लिया है कि टाइम का बचत हो और आप जल्दी फटाफट इन चीज़ों को समझ जाएं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की और भी वीडियो मैं आपके लिए बनाकर लाता रहूं तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट भी कीजिएगा। मोटिवेट करने के लिए आपका प्यार दिखाना ज़रूरी है। आप प्यार कैसे दिखा सकते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करके आप अपना प्यार और सपोर्ट दिखा सकते हैं। साथ में आप कमेंट भी कर सकते हैं, जिस प्रकार का आपको डाउट हो या फिर अच्छा लगे, बुरा लगे, जो भी चीज़ आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं आर के बारे में, ठीक है। आर हमारा किस चीज़ के लिए होता है, रेसिस्टर के लिए होता है। रेसिस्टर को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल हमारा ये हो जाता है और इसका यूनिट हमारा क्या हो जाता है, ओम हो जाता है, जिसको हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पर कैपेसिटर को लेकर बात किया जाए तो कैपेसिटर को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए सी सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग कुछ इस तरह से साइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट फराड होता है और एफ सिंबल से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पर इंडक्टर को लेकर बात किया जाए तो इंडक्टर को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। इसका हमारा सिंबल कुछ इस प्रकार से हो जाता है और इसका यूनिट जो है हमारा हेनरी, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। तो हम लोग इन तीन चीज़ों के बारे में देखने जा रहे हैं। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर एल सी, रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीनों चीज़ें हमारे क्या है, लीनियर और पैसिव एलिमेंट है। अब लीनियर और पैसिव एलिमेंट अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लेंगे, तो आपको वहाँ पर सारी बातें जो है डिटेल में पता चल जाएंगी। मैं आई बटन पर लगा दूंगा, आप उसको देख लेंगे। तो लीनियर एलिमेंट हम लोग किसको बोलते हैं, मैं यहाँ पर शॉर्टकट में अगर बता दूं, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको हम लोग लीनियर एलिमेंट बोलते हैं। और पैसिव हम लोग उसको बोलते हैं जो किसी प्रकार का एनर्जी देता नहीं है, डिलीवर नहीं करता, दूसरे की एनर्जी पर डिपेंडेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव एलिमेंट कहते हैं। तो ये तीनों हमारा लीनियर है, पैसिव है, लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको याद रखने वाली चीज है कि रेसिस्टर के साथ अगर बात किया जाए, रेसिस्टर के साथ अगर बात करें तो जैसे जैसे करंट का फ्लो जो है वो कंटिन्यूअसली किसी रेसिस्टर पर चलता रहता है, किसी रेसिस्टर से अगर कंटिन्यूअसली हम लोग करंट का प्रभाव कराएं, फ्लो करवाएं, तो क्या होगा, वहाँ का टेम्परेचर जो है वह इंक्रीज कर जाएगा। अब टेम्परेचर किस फॉर्मूला से इंक्रीज करेगा, तो H = I² RT के हिसाब से इंक्रीज करेगा। मैंने सारे फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इसको नोट करते हुए चलेंगे। तो इस प्रकार से इंक्रीज करेगा, हीट जनरेट होगा। रेसिस्टर क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा, है कि नहीं। तो हीट जनरेट करेगा तो यहाँ पर हमारा आर भी जो है वह भी इंक्रीज कर जाएगा और वह सेम नहीं रहेगा, ठीक है। जो उसका वैल्यू था उसका वैल्यू सेम नहीं रहेगा।
तो ऐसे कंडीशन में हमारा फिर से यह एलिमेंट जो है वह नॉन लीनियर एक्टिविटी शो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, देखिए लीनियर हम लोग बोल रहे हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, और लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि कोई भी एलिमेंट जो है वह आइडियली ही मतलब आइडियल एलिमेंट है तभी वह ओम्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करेगा। अगर आइडियल कंडीशन नहीं है, अगर आइडियल एलिमेंट नहीं है तो वह 100% ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, ऐसा कहना उचित नहीं होगा या गलत होगा। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि ओम्स लॉ जो है वह है बिल्कुल, लेकिन वह 100% इफेक्टिव है, ऐसा कहना जो है वह गलत है। वहीं पर कैपेसिटर को लेकर चर्चा कर ले तो कैपेसिटर जो है यह भी एक लीनियर एलिमेंट है, लेकिन कब तक? तब तक जब तक कि इसका इंसुलेशन ब्रेकडाउन नहीं हो जाए। ठीक है, कैपेसिटर किस प्रकार से होता है? कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसके बीच में कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो यह इंसुलेटिंग मटेरियल का इंसुलेशन ब्रेकडाउन जब तक नहीं हो जाता है तब तक कैपेसिटर तो एक लीनियर एलिमेंट है, लेकिन जैसे ही इंसुलेटिंग ब्रेकडाउन हो जाएगा कैपेसिटर के अंदर में जो भी चीजें इंसुलेटिंग मटेरियल है उसका ब्रेकडाउन जैसे ही हो जाएगा तो फिर कैपेसिटर भी नॉन लीनियर एलिमेंट बन जाएगा। वहीं पर इंडक्टर को लेकर बात करें तो इंडक्टर के साथ भी वही चीजें हैं कि इंडक्टर भी एक लीनियर एलिमेंट है तब तक जब तक कि सैचुरेशन पर नहीं पहुंच जाए। सैचुरेट कहने का मतलब है कि अपना पूर्ण क्षमता तक वह नहीं पहुंच जाए। जब अपने पूर्ण क्षमता तक वह पहुंच जाएगा तो फिर उसके बाद हमारा इंडक्टर जो है वह भी एक नॉन लीनियर एलिमेंट की तरह बिहेवियर शो करने लगेगा। ठीक है, तो यहां तक सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट रेसिस्टर के बारे में हम लोग विस्तृत तौर पर देखते हैं कि रेसिस्टर में हमारे क्या क्या चीजें होती हैं और कौन कौन सा फॉर्मूला हमें रेसिस्टर को लेकर याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले रेसिस्टर को लेकर हम लोग जो फॉर्मूला देखते हैं वह हमारा फॉर्मूला सबसे पहले समझते हैं कि रेसिस्टर हमारा करता क्या है। तो रेसिस्टर हमारा अपोज करता है। किसका अपोज करता है? तो इलेक्ट्रॉन्स का अपोज करता है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से ही करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो रेसिस्टर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को अपोज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अगर अपोज करेगा तो यानी कि वो करंट के फ्लो को भी अपोज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से ही करंट है। क्लियर है बात? तो रेसिस्टर का क्या काम है? रेसिस्टर का काम है कि यह अपोज करता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, यानी कि हम कह सकते हैं कि करंट के फ्लो को। अब यह रेसिस्टर का जो फॉर्मूला हमारे पास आया है यह ओम्स लॉ से ही आया है। ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। लेकिन यहाँ पर एक ये चीज है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसको लेकर मैंने चर्चा किया कि जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वह बदलते जाएगा वैसे वैसे ओम्स लॉ का कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो है वह भी चेंज होते जाएगा और रेसिस्टर का रेसिस्टेंस वैल्यू जो है वह भी चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही इस चीज को लेकर चर्चा किया गया। तो यानी कि अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले साइन को हमें हटाना हो तो एक कांस्टेंट टर्म लेकर आएंगे, जो कि हमने R कांस्टेंट टर्म लेकर आया, इसीलिए हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू IR, और हमारे पास यहाँ से रेसिस्टर का फॉर्मूला निकल गया R इज इक्वल टू V बाई I। अब देखिए, अब यहाँ पर V का हमारा यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। I का यूनिट हमारा क्या होता है? एम्पेयर होता है। तो रेसिस्टर का यूनिट हमारा क्या बन जाता है? वोल्ट पर एम्पेयर बन जाता है। यह डिराइव्ड यूनिट है, ओरिजिनल यूनिट है, और इसी को हम लोग शॉर्टकट फॉर्म में ओम के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग V बाई I ग्राफ ड्रॉ करें तो V बाई I ग्राफ में हमको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलना चाहिए, लीनियर हमको मिलना चाहिए, लीनियर स्लोप मिलना चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ V1 से V2, I1 से I2 के बीच में जो हमको यह स्लोप मिल रहा है, ये जो स्लोप हमको मिल रहा है यही हमारा क्या है? R को दर्शा रहा है। तो अब हमने यहाँ पर बात बोला कि टेम्परेचर से क्या हो रहा है, हमारे R को थोड़ा दिक्कत है। जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वह बढ़ता घटता जाएगा उसके अनुसार हमारा R का वैल्यू भी जो है वह भी हमारा क्या होगा? डिफर करेगा। तो R का वैल्यू हमारा टेम्परेचर के अनुसार डिफर करेगा, तो हम यहाँ पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ R भी समझ लेते हैं कि किस प्रकार से टेम्परेचर के बढ़ने घटने से हमारे रेसिस्टर के रेसिस्टेंस वैल्यू में असर पड़ेगा। तो कंडक्टर को लेकर अगर चर्चा करें तो कंडक्टर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कंपटीशन लेवल पर। ठीक है, आपको यह पॉइंट याद रखना चाहिए। ऐसे तो सभी पॉइंट याद रखने चाहिए, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आपको बोल देता हूँ। तो जैसे कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टर का वैल्यू भी, रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। लेकिन इंसुलेटर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, अगर इंसुलेटर में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टर का वैल्यू जो है वह क्या होगा? नीचे जाएगा, कम होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है,
मैं इसको ब्लैक करना चाह रहा हूँ, ये पता नहीं इसको क्या हो गया। चलिए ठीक है, तो कंडक्टर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टर का वैल्यू इंक्रीज करेगा, लेकिन इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टर का वैल्यू जो है वह डिक्रीज होगा। तो ऐसे कंडीशन में कंडक्टर में हम कोएफिशिएंट, यानी कि कोएफिशिएंट होता है ना किस प्रोपोर्शन में, है कि नहीं, तो उस कोएफिशिएंट को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में हम उस कोएफिशिएंट को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि हमारे रेसिस्टर का वैल्यू किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना होगा, तो हमारा होगा आर नॉट। आर नॉट का मतलब क्या हो गया, इनिशियल वैल्यू, ठीक है, इनिशियल वैल्यू ऑफ रेसिस्टर, ठीक है। ब्रैकेट में हमने डाला 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा हमारा क्या है, यही कोएफिशिएंट है। अगर कंडक्टर के बारे में बात करेंगे तो आप प्लस अल्फा लेंगे, और अगर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे तो आप माइनस अल्फा लेंगे। और डेल्टा टी हमारा क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर हुआ, ठीक है। ये आर नॉट से आर टी का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या हो गया, डेल्टा टी हो गया। तो इस फॉर्मूला के अनुसार हम पता कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमारा रेसिस्टर का वैल्यू क्या होगा। चलिए, तो ये चीज़ आप समझ गए। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग चीज़ को देखते हैं। अब हम लोग लॉज ऑफ रेसिस्टर देखते हैं कि भाई रेसिस्टर के और क्या क्या कानून है, इसको लेकर हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो रेसिस्टर के यहाँ पर 3 कानून है, ठीक है। पहला कानून कहता है कि रेसिस्टर जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, ठीक है। तो रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मैंने स्पष्ट तौर पर लिखा है कंडक्टर का, ठीक है, मैंने स्पष्ट तौर पर लिखा, यानी कि इंसुलेटर का नहीं, कंडक्टर के लिए ही यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। कंडक्टर के केस में हमारा रेसिस्टर जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, लेकिन इंसुलेटर के केस में अगर वहीं पर देखा जाए तो देख लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है, इंसुलेटर के केस में हमारा रेसिस्टर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग चर्चा करते हैं, और यहीं पर बात किया जाए कि रेसिस्टर एरिया से क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो रेसिस्टर का क्या हो गया, L बाई ए हो गया। अब हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट टर्म लेकर आए। इस कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं। रो इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है। अब ये रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या है, तो यह डिपेंड करता है कि किस मटेरियल से, कंपोजिशन ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल से वह एलिमेंट, वह रेसिस्टर जो है वह बना हुआ है, इस बात पर वह निर्भर करता है। जायज बात है कि अगर कंडक्टर टाइप मटेरियल से बना होगा तो क्या होगा, उसका कम होगा, वह कम अपोज करेगा। इंसुलेटर टाइप वाले मटेरियल से बना होगा तो वह ज़्यादा अपोज करेगा। तो इस मटेरियल के क्वालिटी पर इसका रेसिस्टिविटी जो है वह डिपेंड करता है, और बाकी इसकी लंबाई और एरिया पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे लंबाई आप बढ़ाइएगा तो कंडक्टर का रेसिस्टर जो है वह इंक्रीज करता जाएगा, एरिया आप बढ़ाइएगा तो कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वह डिक्रीज करता जाएगा। लेकिन इंसुलेटर के केस में क्या होगा, यह जस्ट उल्टा होगा। अगर आप इंसुलेटर के केस में लेंथ को आप इंक्रीज कीजिएगा तो रेसिस्टेंस जो है वह क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, ठीक है। अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ रेसिस्टर को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं तब क्या होगा। तो सीरीज में हमारे पास अगर मान लीजिए इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, 2 रेसिस्टर R1 और R2 को हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट करके रखा है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज, और ये चीज आपको जरूर याद रखना चाहिए कि ये कैसे हम कह रहे हैं, ठीक है। ये जो हम बोल रहे हैं ये इसका आपको फंडामेंटल भी याद होना चाहिए, तो आप इसको अच्छे ढंग से इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ वोल्टेज V का मैंने लगा दिया, यहाँ R1 हो गया, यहाँ R2 हो गया, तो यहाँ से करंट कितना फ्लो करेगा, I करंट फ्लो करेगा। अब I करंट इससे भी फ्लो कर रहा है, I करंट इससे भी फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा, और V1 हमारा क्या हो जाएगा, I R1, I तो सेम ही है, और I R2 हो जाएगा, और ये V इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, I R इक्विवेलेंट हो गया। तो यहाँ से अगर हम R को काट दे तो हमारा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 निकल कर आता है। इसी से यह फॉर्मूला जो है वो निकल कर आया। इसी प्रकार से पैरेलल वाला फॉर्मूला भी निकल कर आया। तो वहीं पर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेकर अगर बात करें कि 2 रेसिस्टर अगर पैरेलल में कंबाइंड है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पैरेलल में कंबाइंड है, तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास क्या चीज़ें होंगी देखेंगे। यहाँ से तो करंट I आएगा, ठीक है, यहाँ से करंट I फ्लो होगा, मैंने इसको बैटरी से लगा दिया,
ठीक है। यहाँ पर करंट I1 हो जाएगा, यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा हमारा I2 हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज अक्रॉस दिस रेसिस्टर और वोल्टेज अक्रॉस दिस रेसिस्टर जो है वह क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, जो बैटरी हमने लगाया है उसका जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ पर भी हमको देखने के लिए मिलेगा, वही वोल्टेज हमको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। तो पैरेलल में हमको वोल्टेज सेम होगा और सीरीज में हम मेरे क्या होगा, करंट सेम होगा। तो फिर इसी चीज़ को हम फॉर्मूला में डालेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वह कुछ इस प्रकार से निकल कर आ जाएगा। हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। वहीं पर पावर को लेकर चर्चा करें कि अगर किसी रेसिस्टर से करंट का फ्लो हो रहा है तो कितना पावर का खपत होगा। तो पावर को लेकर चर्चा करें तो P इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, VI होगा, और VI वाले फॉर्मूला में हम V के जगह पर V इज इक्वल टू IR रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, I² R मिल जाएगा। तो P यहाँ पर हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आपको दिख रहा है, P जो है यहाँ पर क्या है, P जो है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। मतलब आप R का वैल्यू अगर इंक्रीज कीजिएगा तो P का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा पावर का खपत होगा। वहीं पर वर्क डन लेकर चर्चा कर ले तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, P/dt इंटीग्रेशन 0 से t तक होता है। तो हम इस फॉर्मूला में डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, I² RT मिलेगा। यानी कि अगर किसी रेसिस्टर से करंट का फ्लो हो रहा है तो उसको कितना काम करना पड़ेगा करंट के फ्लो करने में उस रेसिस्टर के थ्रू, तो उसको I² RT के फॉर्म में उसको काम करना पड़ेगा। देखिए हीट वाला फॉर्मूला भी यहीं पर है, ठीक है। यही जो वर्क डन करेगा वही वर्क डन जो है वह हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं पर हम लोग V को लेकर रिलेट करके बात करें तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, V² R इंटू T हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ गए। यहाँ पर सारी बातें जो है हमारी रेसिस्टर की कंप्लीट हो गई। सारी फॉर्मूला जो है मैंने आपके रेसिस्टर के लिए बता दिया, सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर कवर कर दिया। वहीं पर हम लोग इंडक्टर को लेकर बात करें तो इंडक्टर देखिए क्या काम करता है, इंडक्टर भी अपोज करता है, ठीक है, लेकिन किस चीज का अपोज करता है, तो चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब अगर करंट अपना वैल्यू को, करंट का वैल्यू जो है वह अगर किसी सर्किट में फ्लो करते वक्त अगर उसमें इंडक्टर लगा हुआ है और उसका मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू जो है वह बढ़ रहा है या घट रहा है, तो इस चीज को क्या करेगा इंडक्टर जो है वो अपोज करेगा। ठीक है, चेंज नहीं करने देगा आसानी से। या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। ठीक है, यानी कि करंट अगर किसी सर्किट से फ्लो कर रहा है और उसमें इंडक्टर लगा हुआ है और करंट का डायरेक्शन अगर बदलता है तो इंडक्टर इस चीज को अपोज करेगा। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। रेसिस्टर क्या कर रहा है, उसके फ्लो को ही, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही अपोज कर दे रहा है, करंट के फ्लो को ही अपोज कर दे रहा है। लेकिन इंडक्टर क्या कर रहा है, चेंज इन मैग्नीट्यूड या फिर चेंज इन डायरेक्शन को अपोज कर रहा है। वहीं पर इसके फॉर्मूला को लेकर बात कर लें तो हमारा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, -L/di/dt होगा। ये फॉर्मूला जो हमारा आया है वो लेंज लॉ और फैराडे लॉ के अनुसार आया है। मैंने इस पर रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं एंड कार्ड पर लगा दूंगा या फिर मैं आई बटन पर यहाँ पर आपको दिख जाएगा, आप इसको देख लेंगे इस वीडियो को। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है इसके बारे में समझने के लिए मिलेंगी। वहीं पर इसके पावर के फॉर्मूला को लेकर बात किया जाए तो P इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, VI होता है जनरल फार्मूला। इसमें हम अपने ये वाले वैल्यू को रखेंगे तो हमको क्या निकल कर आएगा, LI/di/dt हमको निकल कर आएगा। वहीं पर वर्क डन वाले फॉर्मूला को लेकर बात किया जाए कि इसमें फ्लो करते वक्त कितना काम होगा, कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला P/dt होता है 0 से t इंटीग्रेशन के लिए। हम इसमें अपने वैल्यू को रखेंगे तो हमको क्या निकल कर आएगा, ½ निकल कर आएगा। कॉम्बिनेशन को लेकर बात किया जाए तो इंडक्टर का कॉम्बिनेशन उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन हो रहा है, उसी प्रकार से इंडक्टर का भी कॉम्बिनेशन होगा। अब हम लोग कैपेसिटर को लेकर यहाँ पर चर्चा कर ले तो कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर जो है वह स्टोर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किस फॉर्म में स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझना चाहिए कि इंडक्टर भी स्टोर करता है, ठीक है, लेकिन इंडक्टर जो स्टोर करता है वह मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है और उसी से वह अपोज कर पाता है। ठीक है, उसी से वह मैग्नीट्यूड को अपोज कर पाता है। मान लीजिए मैग्नीट्यूड बड़ा है तो वह क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड देकर उसको घटाने की कोशिश करेगा। मान लीजिए डायरेक्शन अगर ये हुआ है तो अपने अंदर में स्टोर करके रखा है तभी तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराकर उसको अपोज करेगा। तो इंडक्टर में क्या है, इंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है और कैपेसिटर जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड।
लेकिन हम लोग इंडक्टर को एक कंप्लीटली स्टोरेज डिवाइस नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडक्टर का काम दूसरा है। कैपेसिटर का काम ही है स्टोर करना, लेकिन इंडक्टर का काम स्टोर करना नहीं है, भले वह स्टोर कर रहा है, मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। ठीक है, चलिए तो हम लोग कैपेसिटर से रिलेटेड फॉर्मूला देख लेते हैं। कैपेसिटर से रिलेटेड फॉर्मूला हमारा C = Q/V हो जाएगा। ठीक है, C हमारा क्या हो जाएगा, Q/V हो जाएगा। Q हमारा चार्ज हो गया, V हमारा वोल्टेज हो गया। इसका यूनिट हम लोग देख लें तो Q का यूनिट होता है कूलम, ठीक है, जिसको हम C साइन से डिनोट कर दे। ठीक है, अगर कूलम इसका यूनिट अगर हो गया और V का यूनिट हो गया वोल्ट, तो इसका हमको यूनिट हो गया कूलम पर वोल्ट। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टकट फॉर्म में क्या कर रहे हैं, फराड कह रहे हैं। ठीक है, तो वहीं पर अगर करंट को लेकर चर्चा कर ले कि किसी कैपेसिटर से क्या करंट का इफेक्ट होगा, तो I = हमारा यहाँ पर क्या होगा, C/dV/dt होगा। ठीक है, चूंकि I = हमारा क्या होता है, dQ/dt होता है। करंट हमारा क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, तो ये चार्ज का फ्लो करंट के टाइम के रिस्पेक्ट में जितना फ्लो होगा वही हमारा करंट होगा। तो इसी फॉर्मूला को मैंने यहाँ वाले फॉर्मूला में ला के रखा है, तो हमको सॉरी, तो ये वाला फॉर्मूला हमको मिल गया। ठीक है, तो पावर को लेकर अगर बात करें तो पावर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P = VI होता है। तो इस फॉर्मूला में हम इसको रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, VC/dV/dt हमको मिल जाएगा, इतना हमारा पावर होगा। वर्क डन को लेकर बात करें तो वर्क डन का जो मैंने बताया आपको इंटीग्रेशन 0 से T P dt वाला फॉर्मूला में हम इन वैल्यूज को रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 12CV² मिलेगा। ठीक है, वहीं पर इसके कॉम्बिनेशन को लेकर बात कर ले कि इनका अगर नंबर ऑफ कैपेसिटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसका कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होगा। तो अगर हमारा कैपेसिटर जो है वह सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड है तो वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया ना, आपको ये पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, कि अगर सीरीज में कोई चीज़ है तो उसमें करेंट जो है वह इक्वल फ्लो करेगा, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगा। तो करेंट जो है वह I करेंट यहाँ पर भी फ्लो करेगा, I करेंट जो है, जिसको क्या हो गया मैं तो I करंट जो है वह यहाँ पर भी फ्लो करेगा, C1 से भी जाएगा, I करंट जो है वह C2 से भी जाएगा। ठीक है, तो करंट का जो फ्लो होगा वो यहाँ पर सेम ही करंट का फ्लो होगा, लेकिन वोल्टेज जो होगा वह अलग अलग होगा। यहाँ का जो वोल्टेज होगा वह V1 वोल्टेज होगा। ठीक है, यहाँ का जो वोल्टेज होगा वह V1 वोल्टेज होगा और यहाँ का जो वोल्टेज होगा वह V2 वोल्टेज होगा। लेकिन वही पैरेलल में बात करें तो यहाँ से जो I करंट जा रहा है वह I1 करंट यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, I2 करंट हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज यहाँ पर भी V रहेगा और यहाँ पर भी V रहेगा। तो उन्हीं फार्मूलाज को हम लोग डालकर देखेंगे तो हमको यहाँ पर जो फॉर्मूला निकल कर आएगा, कैपेसिटर अगर सीरीज में हो तो 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 + C2 आ जाएगा। वहीं पैरेलल में अगर कैपेसिटर जुड़ा हुआ हो तो हमको क्या फॉर्मूला आएगा, C इक्विवेलेंट = C1 + C2 आ जाएगा। तो मैंने सारे पॉइंट्स को यहाँ पर क्लियर कर दिया है, रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज को आपको यहाँ पर बता दिया है। टोटल चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर कर दी है, कोई भी बात जो है यहाँ पर नहीं बचती है जो कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में आपको और भी जानकारी इकट्ठा करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप इसको बना लेंगे, हर एक तरह का क्वेश्चन जो है आपको इन्हीं फॉर्मूलाज से बन जाएगा, कहीं कोई आपको परेशानी नहीं होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और अगर मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अब कंटिन्यूअस वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यूअस आपको एक सिस्टमेटिक वे में वीडियो मिलता चला जाएगा। फंडामेंटल ऑफ EE का, फंडामेंटल ऑफ EEE का वीडियो जो है वो आपको कंटिन्यूअस सेगमेंट में मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मोटिवेटेड रहूँ तो अपने जूनियर के साथ इसको शेयर भी करेंगे और कॉमेंट भी करेंगे। तो फिर से मिलेंगे इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।